केसरिया बालम आनी पधारो मारे देश। केसरिया धरती वीर गाथारी शान है। केसरिया धरती वीर गाथारी शान है। रीत रिवाज से संजो अठहरी संस्कृति महान है। थारा रेत सु लेके थारी रेत सु लेके अरावलीरी छाव है और आ सारी बाता ही महारा राजस्थान ने बनावे महान। और आप बात आई है महान यदि तो आप मिलर कहवा जय जय राजस्थान अलबेलो राजस्थान। शिखा जी कई बात है, कई बात कही थे और मैं सारे ने बता दूं, देखो आज हमारी जीजी जो है ना वो थोड़ी सी व्यस्त है तो आज छोटी जीजी ने बुला लियो मैं। आपको नाम है जाकर नाम से एक दिन जानी जावली तारीख और नाम है शिखा पारिक और मैं आगे साथ आपको भाइयों अजहर और साथ ही साथ देखो मैं बता दूं दर्शकों दोस्तों था सब ने वो अलबेलो राजस्थान है। अलबेला राजस्थान की अलबेली कड़ी लेर में था आगे आया है। तो देखो शिखा जी थे तो चार पंक्तियां थे सुना तो शिखा जी क्या कह दिया जीजी बाई ना। जीजी अच्छा बाई छोटी सही जीजी तो हूँ। हाँ भाई थे तो छोटी हो और खोटी नहीं बहुत बड़ी हो। लेकिन देखो आप चार बाता खोटी पंक्तियां कर बाल आग गो। चार पंक्तियां तो मैं भी कहूँ ना फिर बनना चाहिए क्या दे कि सपना वेला हकीकत सपना वेला हकीकत पर सपना में राखनी है जान। सपना वेला हकीकत पर सपना में राखनी है जान। पंखा सु परवाज कोनी वे हौसला से भरी जावे उड़ान। वाह वाह। पंखा सु परवाज कोनी वे हौसला से भरी जावे है उड़ान। और एक रोज ओ इतिहास भी लिख देवे था की दास्तान। करम आशा करो कि मैं सागे मिलकर कहवा जय जय राजस्थान अलबेलो राजस्थान। और अलबेला छोटा भाई की बात में भी कतरी है जान। और बना देवे है प्रोग्राम रिशान। आज तो मतलब या मने यहाँ लाग रहे हो कोई मतलब शायराना महफिल बना रहे हो था मायने। लेकिन मैं अभी थाने बता दूं देखो शेरो शायरी तो आप करता रेशा लेकिन आज जो शख्सियत आपने आगे आई है ना वो जो मैं कह रही हूँ ना थाने जो ताकि दास्तान ने इतिहास कर दे अशो काम कर वाली एक शख्सियत आपने आगे रही है। भाई कर्म से तो पूर्व IAS अधिकारी भी रही। कर्म सु तो पूर्व IAS अधिकारी रही लेकिन मन सु एक कलाकार। और देखो CMO यानी चीफ मिनिस्टर ऑफिस से लेकर PMO यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मंत्रालय में वह काम करी और अतो उत्कृष्ट काम करी। पढ़ाई लिखाई में अति उत्कृष्ट रही तो अति जबरदस्त वे शख्सियत है अपने आप में। तो देखो मन तो सबर को नहीं हो रहा छोटो भाई सबर तो मने भी को नहीं हो रहा। तू अति बाता बता दे जा रहे है और मैं सोच रही हूँ बा शख्सियत से कद मिलाए लो। बस अबार मिलावा था ना चलो तो चलो मिला दिया और मिलर स्वागत करा पूर्व IAS अधिकारी किरण सोनी गुप्ता जी रो। किरण सोनी गुप्ता जी मैम ताको घणो घणो मोकड़ो मोकड़ो अभिनंदन मंच का आप सभी का नमस्कार। और मैम सहसु पहले यानी सबसे पहले अब आपसे एक ही जानना बात हम चाहते हैं जी। देखिए मैंने कहीं सुना था कि जब आपका जो रिज्यूमे है आपका जो बायोडेटा है ना उस दिन तक मेहनत कीजिए कि वो रिज्यूमे वो बायोडेटा एक पुस्तक के मानिंद नज़र आना शुरू ना हो जाए या ज़िंदगी की इस किताब को इस सलीके से आप सजा लें कि आपके किए हुए काम या आपके किए हुए जो कहते हैं ना कि इतने सारे काम आप कर जाते हैं कि इतने सारे प्रतिष्ठित अवार्ड आपको मिल जाते हैं। राजस्थान गौरव की अगर बात करें, फ़ख्र हिंद की बात अगर हम करें या ग्लोबल वुमेन की बात करें, सारे प्रतिष्ठित अवार्ड आपने जीते, बड़े बड़े प्रतिष्ठित अवार्ड। और इसके साथ ही साथ एक ऐसी शख्सियत जो बहुत ही मतलब कहते हैं कि संघर्ष और चुनौती की अगर हम बात करें वो विवेकानंद साहब की कही हुई बात है ना,
स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं ना कि सफलता क्षण भर में भरी कोई उड़ान नहीं होती, इसके पीछे संघर्षों का लंबा इतिहास छुपा होता है। और उस इतिहास को बहुत सहर्ष स्वीकारा आपने। और अब ये जो जितना भी मैं आपको ये कहता ना कि रिकैप या प्री कैप में दे रहा हूँ, वो क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आगे की कहानी जानेंगे आप ही की ज़बानी। और सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे 1985 उस बैच से आप IAS अधिकारी नियुक्त हुई पहली बार जी। राजस्थान की इस धरती से वो सफ़र शुरू हुआ। उसके बाद लंदन, पेरिस और न जाने कितनी ही कंट्रीज़ में घूमने के बाद एक बार फिर से अलबेलो राजस्थान के इस मंच पर आप हमारे बीच हमारे साथ आ गई हैं। तो आपको कैसा लगता है? सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, पर सारे जग में कहीं नहीं था दूसरा हिंदुस्तान, या यूं कहूं कि ये दूसरा राजस्थान भी तो कहीं नहीं है। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगी सबसे पहले आपसे? बिल्कुल, मैं समझती हूँ ये मेरा सौभाग्य है कि राजस्थान में हूँ और आपके कार्यक्रम में आज आने का मौका मिला। अलबेलो राजस्थान, आपने सही फरमाया कि आप सारी दुनिया घुमाओ, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन आपके जहाँ रूट्स हैं, जहाँ कर्म भूमि है, वो सबसे ज़्यादा अजीज़ होती है। वाह। मुझे लगता है कि मेरे करियर इन पब्लिक सर्विस, जो मैंने 85 में चुनाव हुआ था भारतीय प्रशासनिक सेवा में, और मेरी कला ने मुझे बहुत सारे सुअवसर दिए काम करने का, लोगों को पहचानने का, लोगों के लिए काम करने का, और मैं समझती हूँ इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। जहाँ प्रशासनिक जीवन में 85 में मेरा जब सिलेक्शन हुआ तो मुझे कार्डर मिला था, केरला कार्डर। तो केरला में मुझे 5 साल काम करने का मौका मिला, जो एक अलग टोटली डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट खान पान है, डिफरेंट लैंग्वेज है, और मुझे सीखने का मुझे बहुत अच्छा सुअवसर मिला, जहाँ मलयालम भी सीखी और वहाँ काम भी किया। और उसके बाद मुझे दिल्ली आने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मौका मिला, और सन 94 से मैं राजस्थान में हूँ जी। और सभी राजस्थान के सभी डिविजन्स में और बहुत सारी जगहों में डिपार्टमेंट्स में काम करने का मौका मिला, और मैं समझती हूँ कि बहुत ही एक अच्छा सुखद एक्सपीरियंस रहा है प्रशासनिक जीवन में। क्योंकि हम प्रशासनिक सेवा में कॉमन गुड के लिए आते हैं। आप देखते हैं कि आम लोगों के लिए उनकी पल्स पहचानना, एक एरिया की एक नीड की पहचान करना, वो ठीक है कि पब्लिक पॉलिसी से हम लोग ज़्यादा जुड़ते हैं, लेकिन हमारे पॉलिटिकल लीडर्स पब्लिक पॉलिसी को एक बहुत अच्छी डायरेक्शन भी देते हैं। तो सभी के साथ और लोगों को समझना, क्योंकि प्रशासन में लोग बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं, और उनको पहचानना, उनकी नब्ज़ को पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत बार मैं देखती हूँ कि जब ब्यूरोक्रेट्स का एनालिसिस करते हो, कई ब्यूरोक्रेट्स लोगों से बहुत डिस्टेंस बना लेते हैं। जी। मैं समझती हूँ प्रशासन के लिए वो अच्छा नहीं है। लोगों को साथ लेके, पॉलिटिकल लीडर्स को लेके और पब्लिक पॉलिसी का एनालिसिस करते हुए जब आप गवर्नेंस देते हो एक स्टेट को, एक देश को, एक नेशन को, तो आप देखते हैं कि बहुत कुछ मैटर करता है। जी। और उसमें प्रशासन का बहुत बड़ा रोल होता है कि आप कैसे उस चीज़ को देखते हो, चाहे वो कोई समस्या हो या किसी चीज़ का सॉल्यूशन भी ढूंढना हो। तो एक मीटिंग ऑफ माइंड्स सभी का करके, एक सबको कोलैबोरेशन में, एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ ही प्रोसीड करना चाहिए। और मैं समझती हूँ अच्छी गवर्नेंस वही होती है। वाह। यानी जनहित का अगर आप काम करना चाहते हैं तो जनता के और आपके बीच वो संवाद कायम रहना चाहिए। क्योंकि किसी विद्वान ने कहा भी है कि जहाँ संवाद नहीं होते अक्सर वहाँ विवाद हो जाते हैं। तो विवादों से बचने के लिए संवाद जो है, और सुसंवाद जिसे हम कहते हैं ना कि मीठा संवाद, वो होना बड़ा जरूरी है। अच्छा शिखा जी, लिए तो संवाद करती रहूं छू मैं थासू हाँ। कि विवाद कौन हो जाए हरसू। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और बताना चाहूँगा। आज ये मंच बड़ा ख़ास हो गया है क्योंकि आज आप खुद यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं, लेकिन एक और वजह है जिसकी वजह से आज का दिन भी बड़ा ख़ास है। 4 दिसंबर जब हम मनाते हैं भारतीय नौसेना दिवस। और भारतीय नौसेना, जैसे हम देखते हैं सरहदों पे खड़े हमारे जवान जब हमारी रक्षा करते हैं, ऐसे ही आज भारत एक उपमहाद्वीप के रूप में जाना जाता है, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है,
तो हमारे नौसेना या नौसैनिक, उनकी भूमिका कितनी बड़ी हो जाती है, ये कहना तो मुझे लगता है कि अगर समंदर को स्याही बना दिया जाए और पूरे दरख्तों को कलम बना दिया जाए तो भी शायद उनकी महानता को लिख पाना आसान नहीं होगा। और ये देखिए, ये खूबसूरत से परिदृश्य जो हमें नज़र आते हैं, इंडियन नेवी डे, और वो कहते हैं ना कि समंदर, और समंदर के लिए तो कहा भी जाता है कि रख विश्वास वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर एक रोज समंदर भी आएगा। तो ये समंदर जो है फिलहाल स्क्रीन के माध्यम से हमारे करीब जरूर आ गया है, क्योंकि भारतीय नौसेना दिवस आज हम मना रहे हैं और बड़ा ही खूबसूरत ये पल है। और खूबसूरती के पल के साथ साथ आपसे मुलाकात है तो ये खूबसूरती बढ़ती चली जाती है। और एक बात शिखा जी मैं यहाँ बताना चाहूँगा, देखिए वो कहते हैं ना कि जब मैम की प्रोफाइल को मैं पढ़ रहा था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये किसी एक ही व्यक्ति के इतने सारे काम हैं क्या? एक व्यक्ति अपने जीवन में इतने सारे काम कैसे कर सकता है? लगभग 98 मतलब छोटे बड़े अवार्ड्स अगर मैं देखूं, जिनमें काफी सारे तो मुझे लगता है कि शामिल भी शायद आपने शतक ही होने वाला है, शतक होने वाला है बिल्कुल। और वो कहते हैं जब हम वो कहते हैं ना कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। लेकिन मैं बात करूं, आज तो आप मतलब एक पूर्व IAS अधिकारी, अच्छे से अपनी वो कहते हैं ना कि जिंदगी की पहली इनिंग को इतना अच्छे से खेला आपने कि स्कोर कार्ड बहुत मतलब कहते हैं ना कि शतकों का शतक वहाँ नजर आता है। लेकिन बावजूद उसके अगर मैं बात करूँ, दूसरी इनिंग को भी आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही होंगी डेफिनेटली, लेकिन पहली इनिंग की वो कहते हैं ना पहली पारी की वो पहली कुछ गेंदें जहाँ बल्लेबाज खेलने के लिए उतरता है, वो गेंदें बड़ी खास होती है, क्योंकि क्रीज पे जमना भी होता है, खेल को आगे भी जारी रखना होता है। खेल के माध्यम से बात तो खेलने भी जाने हैं। हाँ, नाम अजरुद्दीन है ना, क्या करूँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, वो कहते हैं कि बेफिक्र बचपन, बेबाक बचपन, शरारत का पर्याय बचपन, ऐसे तो बड़ी आप अनुशासित रही हैं, फेलोशिप भी आपको मिली, न्यूयॉर्क भी आप गई, आप उसके साथ साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी आपका सिलेक्शन हुआ, तो पढ़ने लिखने में तो बहुत अच्छी थी। लेकिन आज इस मंच के माध्यम से सबको पता लग जाए कि थोड़ी कुछ अगर शरारती भी आप थी तो उन शरारतों के बारे में चुलबुलाहट कतरी ही। तो हम आपकी ज़बानी जानना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी कि बचपन मेरा पंजाब में निकला जी। मैं लुधियाना में बड़ी हुई और शेख ट्रिनिटी कॉन्वेंट स्कूल जाने का मौका मिला। मेरे फादर बहुत बड़े वकील थे और सारी वकीलों की फैमिली है। मेरे ग्रैंडफादर, ब्रदर, मेरी सिस्टर वो हाई कोर्ट में है, सब लोग लॉ के साथ बहुत गहरा संबंध रहा है। तो एक बार स्कूल में मुझे 3 अवार्ड्स मिलने थे एनुअल फंक्शन में। तो स्कूल के फंक्शन में ज़ाहिर है मेरे पेरेंट्स भी ऑडियंस में थे और 3 अवार्ड्स मिले। और अवार्ड्स डिविजनल कमिश्नर और उनकी मैडम आई हुई थी एज चीफ गेस्ट, उन्होंने दिए। तो जब मैं घर आई तो सब बहुत खुश थे। तो मैंने फादर से पूछा कि डिविजनल कमिश्नर कौन होते हैं, क्या करते हैं, कि उनका अवार्ड ही देते हैं या कोई और काम भी करते हैं। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन ही गेव मी द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सर्विसेज, कि पब्लिक सर्विस में कैसे आते हैं। आपकी उम्र कितनी थी उस समय? आपकी उम्र कितनी थी? मैं 6th क्लास में थी। काफी छोटी थी, 12-13 साल में ही उन्होंने अपना लक्ष्य देखिए निर्धारित किया। तो नहीं, दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपोजर। तो उन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट दिया कलेक्टर का, कमिश्नर का, पब्लिक सर्विस का। और मुझे लगता है कि शायद मेरे जहन में तब आ गया था कि दिस इज समथिंग फॉर मी, कि इसमें करना चाहिए। तो तब उन्होंने कहा कि कमिश्नर का कितना बड़ा रोल होता है और क्या करते हैं। इसके साथ साथ एक और इंसिडेंट था कि बचपन में न्यू ईयर कार्ड्स आते थे साल एंड में, क्रिसमस और न्यू ईयर, बहुत सारे बाहर के कार्ड्स बड़े अट्रैक्टिव होते थे। तो उनको संभाल के रखती थी मैं, जो भी आते थे। और एक कार्ड पे, एक स्टैम्प पे वो नहीं लगी हुई थी स्टैम्प अपने पोस्टल डिपार्टमेंट की। तो स्टैम्प कलेक्शन भी मेरी एक हॉबी थी उस वक़्त, कि ये डिफरेंट कंट्रीज से आते थे। और तो एक उस पे एक कार्ड पे स्टैम्प नहीं लगी हुई थी। तो मैं बड़ी खुश होके अपने फादर के पास गई कि ये देखो इसमें स्टैम्प नहीं लगी हुई और इसको उतार के वी कैन रीयूज इट। कि मैं तो सोच रही थी बड़ा अच्छा काम किया कि इसको रीयूज करेंगे।
देन ही गेव मी, बिठाया मुझे अपने पास, आओ आओ इधर आओ। देन ही टोल्ड मी कि ये स्टैम्प से स्टेट को रेवेन्यू कैसे आता है, ये रेवेन्यू आता है, ये स्टैम्प आप रीयूज़ नहीं कर सकते, वो आपके स्टेट को नुकसान होगा। देन ए कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू अर्निंग, कि स्टेट को रेवेन्यू अर्निंग में क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें बिजली मिलती, पानी मिलता है, सड़क मिलता है, कॉमन फैसिलिटीज़ मिलती है, दैट इज़ एक्चुअली पीपल्स मनी बट स्पेंड थ्रू द स्टेट। तो वो दैट गेव मी अ वेरी इम्पोर्टेंट लेसन कि आपका स्टेट का नुकसान नहीं होना चाहिए किसी चीज़ में, स्टेट को फ़ायदा होना चाहिए, गवर्नमेंट तभी आप लोगों के लिए काम कर पाएगी। आई थिंक बोथ द इंसिडेंट्स इंस्पायर्ड मी कि यस, public service is for me, and छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर इकाई पे and अच्छे से that काम। was my inspiration to the road to जब civil बच्चे service. खेलते कूदते हैं उस समय इन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया, कितनी राजस्थान बड़ी की बात है। कहावत है ना, पूत का पग तो पालना में पालना नजर में आता दिख है। जावे तो ठीक है कभी। एक बात बता भाइयों, हाँ, हाँ। तू बार बार ये मोबाइल ने क्यों देख रहे है? देखो एक मैसेज आ रहा है बार, कुनको? आपनो मन चल वेलो राजस्थान, हाँ। और मैं आपनी बात कर बताई, कोई तो शख्स खास आवे अपना कने, तो आज आवे ही बात है। तो यहाँ से हो रही है, लेकिन अपनी बात में क्योंकि भारतीय नौसेना दिवस है तो आपने सागे वाइस एडमिरल यानी अजीत कुमार जी आपने सागे मौजूद है। अय्या के? गोवा से है, देखो गोवा सुन लियो। से आगा? हाँ, यानी वाह, देश अच्छा का है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और देश को सबसे छोटो राज्य गोवा। गोवा। बस दोनों के बीच में आज आप दूरी रखा लोगों ने, तो बाकी बात सुन लिया। लेकिन पहले। बाकी बात आओ, भी सुननी चाहे। बिल्कुल आओ सुनाओ। हाँ। Namaskar. Greetings on the occasion of the Navy Day. As you all know, we celebrate the Navy Day on the 4th of December every year. It was on the night of 3rd and 4th December back in 1971 that the Indian Navy carried out a brilliant and devastating missile strike which crippled the Karachi harbour. Since then, the Indian Navy has grown at a rapid pace, and today it is one of the largest and finest navies in the world. And the greatest asset of the Navy is our men and women in uniform. They man our surface ships, our submarines, and our aircraft squadrons. Their professionalism, devotion to duty, and deep patriotism ensures that our seas are safely guarded round the clock. Glorious occasion. I would also like to urge the youth of the nation to effectively consider a career in the armed forces, be it the Army, Navy, or the Air Force. The profession of arms, as you know, is the noblest of all professions. And to be given the honor of defending our motherland is indeed a sacred duty. Jai Hind. जय हिंद। 1971 में जो भारत पाक का युद्ध हुआ और उस युद्ध में जिस तरह का पराक्रम हमारी नौसेना ने दिखाया, उसी के उपलक्ष्य में 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष हम नौसेना दिवस मनाते हैं, भारतीय नौसेना दिवस। तो देखिए कितना प्राउड मोमेंट है, और वो गूज बम्स, वो वाली, वो कहते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाने वाली एक फीलिंग है इस पराक्रम की जब हिंदुस्तान की बात हम करते हैं। और जब सर ने कहा जय हिंद तो कहते हैं दिल से आवाज निकलती है और हम एक साथ कहते हैं जय हिंद। तो मैम, जय हिंद यानी हिंदुस्तान का नाम हमेशा ऊंचा रखने के लिए आपने बहुत सारे काम किए हैं, चाहे बात आपकी लेखनी की हो और चाहे उस लेखनी के माध्यम से आपके किरदार को ऐतिहासिक बनाने की बात हो, दोनों ही बहुत अच्छे से रहे। फिलहाल उसकी बात हम ज़रूर करेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि जब संघर्ष की बात आती है और कुछ उसके साथ संस्मरण भी आपके मौजूद हैं, लेकिन हम जानते हैं बॉर्डर इलाका और श्री गंगानगर, जहाँ के लिए कहा जाता है कि वहाँ की आबो हवा में ही वो संघर्ष आपको देखने को मिलता है। वहाँ आपकी नियुक्ति हुई, वहाँ आप गई, एंड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्लेस टू वर्क, ऐसा उसके लिए कहा जाता है। ये बिल्कुल। तो कितने संस्मरण आपके जुड़े हुए हैं उसके साथ में, और क्या मेरी बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या कहना चाहिए? पहली महिला कलेक्टर रही है वहाँ की जी। हाँ, बात भी तो कहनी चाहिए। बिल्कुल कहनी चाहिए, तो आगे जवानी जाना बात। बिल्कुल, गंगानगर बहुत ही अजीज जगह है। मेरा जिला कलेक्टर रही हूँ मैं, पहली महिला जिला कलेक्टर थी वहाँ पे। बहुत प्राउड से हम भी कहना चाहेंगे। मैं समझती हूँ कि बिल्कुल सही कहा कि इट्स डिफ़िकल्ट डिस्ट्रिक्ट और संघर्ष से भरा हुआ, किसानों से डोमिनेटेड है,
और बहुत सारे किसान जो पंजाब से आए हुए हैं वो बाकी आके रीसेटल हुए हैं। और मैं समझती हूँ कि सबसे इवेंटफुल मेरा करियर अगर टेन्योर रहा है वो गंगानगर का ही रहा। गंगानगर में शुरुआत में कोड़ा कांड हुआ था, एक बहुत बड़ा मर्डर मिस्ट्री था। कम्युनिस्ट लीडर थे कोड़ा जी, और उनका डेड बॉडी लेके लोग बैठ गए थे, कम्युनिस्ट सब लोग, और 3-4 दिन वो जिला बिल्कुल बंद रहा। और उसकी प्रोपेंसिटी इतनी है वायलेंस की कि इट कुड ब्रेक एनी टाइम, इट वाज लाइक दैट। और मैं समझती हूँ सबसे एक चैलेंजिंग मोमेंट भी था, बिकॉज़ मेरा शुरुआती दिन थे, मैं बॉर्डर एरिया विज़िट करने गई हुई थी। तो जब ड्राइवर ने वायरलेस पे सुना कि एक मर्डर हो गया, तो उसने आगे बताया मुझे बॉर्डर विज़िट में ऐसा मर्डर हुआ। तो पहले तो मैंने कहा वायरलेस पे मैसेजेस आए होंगे, मर्डर हुआ होगा, तो एनीवेज ज़्यादा काम तो पुलिस का रहता है। लेकिन स्टिल इट स्ट्रक मी कि मैसेज आया है। मैंने कहा ये कोड़ा कौन है? तो मैं नहीं थी जिला में, तो उन्होंने बताया कि ये कम्युनिस्ट लीडर हैं और इसकी काफ़ी फॉलोइंग भी है और कम्युनिस्ट का अच्छी प्रेजेंस है डिस्ट्रिक्ट में। और मैंने उसके साथ साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की वहीं पे कि कितनी इंडस्ट्रीज़ है, कितना लेबर फोर्स है, कितना लोग जुड़े हुए हैं इसके साथ। और मुझे लगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने इमीडिएटली उसमें एसपी साहब से कनेक्ट करके किया। तो अगले दिन वो कहते कि नहीं हो जाएगा, इसका ले जाएंगे, मर्डर हो गया। और मर्डर भी कहाँ हुआ था? जो हमारे सिटिंग एमएलए थे उनके संबंधी की फैक्ट्री में। सो इट गेव अ पॉलिटिकल कलर आल्सो टू दैट मर्डर। और अगले दिन हम देखते हैं कि वो जाते हैं कम्युनिस्ट ऑफिस में, जो सिटी में लोकेटेड था, कि वहाँ दर्शन करा के लोगों को फिर लेके जाएंगे क्रिमेशन ग्राउंड में। और देखते देखते हैं कि वो वहीं पे बैठ जाते हैं धरना पे, लोग इकट्ठे शुरू होने जाते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं, लोग बिल्कुल लाठी वाठी लेके सब बैठे हुए हैं, पूरी वायलेंस की होने की आशंका। बहुत सेंसिटिव हो गई थी, बहुत संवेदनशील हो गया, बहुत संवेदनशील हो गया था। और पॉलिटिकल कलर भी था उस वक़्त का, नए थे। आपको जिले की इक्वेशंस भी अभी मैंने तय नहीं की थी, तो 3 दिन तक मैंने उसको वार्तालाप में डाल दिया था सिचुएशन को, कि चलो बातचीत करते हैं, आप क्या चाहते हो, कैसे चाहते हो, पुलिस से क्या एक्सपेक्टेशन है। पुलिस एक्शन तो अपना करेगी जो लॉ के अकॉर्डिंग है, लेकिन वार्तालाप में कर दिया। और 3 दिन वो जिला बंद रहा उस वक़्त, और मैं घर भी नहीं गई, जो कि घर हमारा आधा किलोमीटर पे था, ऑफिस है। किसान भी सब जुड़ गए थे, सब लोग जुड़ गए थे, बैठे हुए हैं वहाँ। और बहुत ही सीनियर लोग सुझाव देने आ रहे थे, बहुत सारे ग्रुप्स आ रहे थे, बहुत सारे एनजीओज भी आ रहे थे, इसको ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, सुनो सबकी, लेकिन एक पेशेंस रखनी भी बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। और एक कांस्टेंट, मैं समझती हूँ, नेगोशिएशन, बातचीत करना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी सिचुएशन को हल करना है तो। और जिस जगह पर आप बैठे हैं वहाँ इस चीज़ को लेकर चलना तो बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। एक बार मैं फिर से दोस्तों को बता देना चाहूँगी कि आज जो हमारी मेहमान हैं वो हैं किरण सोनी गुप्ता जी, पूर्व IAS अधिकारी हैं। इनके बारे में हमने इतना सुना, ये एक ऐसी शख्सियत हैं जो चैलेंजेस को इतनी सरलता से लेती हैं और बखूबी निभा भी जाती हैं। और कला संस्कृति के लिए इन्होंने प्रशासन में काफ़ी सारे कार्य किए हैं, काफ़ी सारे सुधार आपने किए हैं। और अगर मैं बात करूं जयपुर इंटरनेशनल फेस्टिवल की, तो उसकी शुरुआत भी किरण मैम आपने ही की थी। तो इसका विचार कैसे आया?
2013 में पहली बार जो जी, आपने जी, किया था ऑर्गेनाइज, जी, इसके बारे में बताएं। वो जयपुर आर्ट फेस्टिवल द कला, क्योंकि मैं प्रशासनिक जीवन के साथ साथ कला के साथ भी बचपन से जुड़ी हुई हूँ। और क्राफ्ट में काफी आपका इंटरेस्ट रहा है, ये हमने सुना है। हाँ, कला में इट्स अ पैशन फॉर मी। और ये छोटा सा शौक कैसे इतने बड़े पैशन में बदल जाएगा मुझे खुद भी समझ नहीं आती कैसे हुआ, लेकिन कला में काम करना, कलाकारों के लिए काम करना मुझे बहुत ही अजीज़ है मेरे लिए, बहुत अच्छा लगता है। चाहे मैं वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर में रही हूँ, जवाहर कला केंद्र में रही हूँ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आर्ट एंड कल्चर भी रही हूँ, और दूसरी जगहों पे भी रहते हुए मैंने कलाकारों के लिए बहुत काम किया जी। और यही एक मन में था कि ये ग्लोबल लेवल पे जयपुर आर्ट फेस्टिवल होना चाहिए, जिसमें 2 साल तक हमने खुद अपने कोलैबोरेशन से प्राइवेट विदाउट गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन किया। लेकिन सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हमारा बीकानेर में हुआ था, जब हम बीकानेर पोस्टेड थे दोनों, मधुकर जी और मैं। मधुकर जी डिविजनल कमिश्नर थे, मैं कैनाल एरिया में थी। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कला कुंभ, जिसमें 110 आर्टिस्ट पार्टिसिपेट किया था पूरे भारत के, और पब्लिक पार्टिसिपेशन से किया था। सबने कंट्रीब्यूटरी लंचेस डिनर्स किए, और जूनागढ़ फोर्ट में फोर्ट लेकर वहाँ फेस्टिवल हुआ, एग्जीबिशन हुई, और 110 कलाकार और खूब कलाकारों ने बीकानेर एंजॉय भी किया और बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाई। तो आप देखते हैं कि मेरे को लगा कि ये एक पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ बहुत ही सक्सेसफुल, और आर्टिस्ट लोग आज भी उसको याद करते हैं। हमने सरकार का एक पैसा भी उसमें खर्च नहीं हुआ था, हम सिर्फ योगदान दिया था, उनको ऑर्गेनाइज किया था आर्टिस्ट को, और एक डायरेक्शन टाइप देते रहे कि ऐसे करना चाहिए। और ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स सोसाइटी है दिल्ली में, उन्होंने साथ में कोलैबोरेट किया था, और बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा। उसको देखते हुए तो कलाकारों की कॉन्स्टेंटली डिमांड आती थी, मैडम जयपुर में कुछ करवाइए, जयपुर में एक बड़ा करवाइए। तो हमने जयपुर आर्ट फेस्टिवल किया था, जिसमें एक बार तो 214 आर्टिस्ट आए थे दुनिया भर के, 24 देशों के 214 जिसमें 24 देशों के 45 आर्टिस्ट आए थे ग्लोबल लेवल के, और बाकी इंडिया के बहुत ही सभी तरह के आर्टिस्ट आए थे, सभी प्रदेशों से। और आप देखते हैं कि कैसे वो जहाँ लेट फेस्ट होता था डिगी पैलेस, हमने वहाँ पे किया था, और कितना आर्टिस्ट लोगों ने एंजॉय किया, और कितना क्रिएटिव वर्क बाहर निकल कर आया। मैं समझती हूँ कि हमारे देश में भी टैलेंट की कमी नहीं है। क्या बात है मैम, एक बात कही जाती है, कलाकार वो जो कल को आकार दे, या यूं कहें कि वो कहते हैं ना कि ऐसा कोई सपना नहीं होता जो साकार नहीं होता, ठीक है और दिल से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कलाकार नहीं होता। बिल्कुल। आपके लिए भी मैं ये कहना चाहूंगा, दिल से आप भी एक कलाकार हैं, जी। और कलाकारों एक बात के अजहर मैं अठे जोड़ना चाहूँ जी। कि दिल से कोई भी काम करो ना तो वो सफल होवे ही है। होवे ही है, और बिल्कुल। भाई किरण मैम के साथ भी होयो कि कला के साथ है आ दिल से जुड़ेड़ी ही, और दिल में कला अति भरी ही कि कलाकार तानी अतो बड़ो प्रोग्राम रच दियो। इस प्रोग्राम को रचने के साथ ही मेरा सवाल जो उठता है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आप खुद एक कलाकार का मन रखती हैं और कलाकार के सुख दुख को समझती हैं, और जैसा कि आप खुद बताती चली आ रही हैं कि वो संवाद रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो कहते हैं जब उन्हें एक मंच हम दे देते हैं, क्योंकि कलाकार तो एक मंच आता है हमेशा, और 2 बार आपने सक्सेसफुली मतलब बैक टू बैक 2013-2014, पहली बार में लगभग 130 आर्टिस्ट है, दूसरी बार 240 आर्टिस्ट हो गए ऑलमोस्ट। तो एक जब आप देखते हैं और वो सक्सेसफुली आप कर जाते हैं, उस वक्त दिलो दिमाग में क्या चल रहा होता है? कि वो जो दिमाग में था कि कलाकारों के लिए कुछ तो करना है, क्या वो एक तसल्ली मिलती है उससे? नहीं, मैं समझती हूँ, देखो कोई चीज़ भी करो, चाहे वो कला की हो, प्रशासन की हो, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना हो, 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। एक तो कमिटमेंट एट ऑल लेवल्स, कि आपको ये करना है। करना जब निष्ठा हो जाती है तो मेरे को लगता है कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है बाधा जो आप ओवरकम नहीं कर सकते। क्या कहने लेकिन जब आप प्रशासन और कला को देखते हैं कि बहुत भिन्न लगती है, लेकिन 2 चीज़ें बहुत कॉमन है। एक आर्टिस्ट को एक एम्पैथी होना, एक सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है, और आप देखते हैं कि प्रशासन में भी सबसे अहम क्वालिटी एक एडमिनिस्ट्रेटर की यही है, एम्पैथी। क्योंकि
आप एक ऐसी पोजीशन में हो जहाँ लोगों की सॉल्यूशंस करते हो। जी। मना तो आप 10 चीज़ों को कर सकते हो, लेकिन उन चीज़ों का एक हल निकालना वो बहुत कम लोग करते हैं। उसके लिए एम्पैथी चाहिए, समझ चाहिए, ऑब्जर्वेशन चाहिए। और प्रशासन में जहाँ नॉलेज ऑफ लॉ और साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत काम आती है, तो आप देखते हैं कि कला में भी वो जो दृष्टिकोण है साइकोलॉजी का, कि कला किसको कैसे इफेक्ट करती है, कैसे उसके भाव है, कि कला इज आई फील ओनली अ विजुअल एक्सप्रेशन। बिल्कुल। इट्स ए एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी। जी। इट्स अ लैंग्वेज यू स्पीक। कोई लिख के बताता है, कोई कला करके बताता है, कोई अपने दूसरे तरीकों से करता है। अलग-अलग माध्यम होते हैं। कला हालांकि मेरी पर्सनल स्पेस रही है, लेकिन इट हैज अफेक्टेड माय प्रशासनिक जीवन और कला दोनों साथ साथ चले हैं। आही बात तो मैं भी सोच रही ही बार कि जिया थे क्या कि अभी मैम ने कहा कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट रहा है। एक प्रशासनिक अधिकारी होना ही अपने आप में बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी पूर्ण। बिल्कुल। और साथ ही मैं अगर कहूँ कि बीइंग अ फीमेल, आप कुछ भी बन जाएं, लेकिन घर में परिवार को जो चलाना है वो एक मेन धुरी तो एक महिला ही होती है। तो ये एक दूसरी बड़ी जिम्मेदारी। बिल्कुल, बहुत। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये दोनों महिलाएं मेरे पास आप मेरे सामने बैठी हैं, एक मेरे बगल में बैठी हैं, और मैं बहुत मतलब मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये काम महिलाएं कर सकती हैं, हाथ जोड़ के कहूँगा। लेकिन इन दोनों जिम्मेदारी के बाद भी आपने अपने पैशन को, अपनी हॉबी को साथ में लेके चले। तो कई बार अड़चन भी आती है कि मैं इस काम को पूरा करना है, मेरे को ये भी करना है, और घर वाले भी कभी कभी बीच में कुछ बोल ही देते हैं कि यार इसकी क्या आवश्यकता है। ऐसा भी होता होगा? बिल्कुल होता है। मैं समझती हूँ, देखो कला और जहाँ करियर मेरा रहा है पब्लिक सर्विस में, कभी मैंने उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखा, क्योंकि काम हमेशा पहले आया है, करियर पहले आया है, और कला एक पास टाइम से शुरुआत हुई जो पैशन में तब्दील हुआ समय के साथ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जैसे मुझे प्रशासन से मिली, बहुत सारे थीम्स जो मैं पेंट करती हूँ प्रशासनिक जीवन से मिली। गंगानगर में मेरा किसानों के साथ बहुत ही इंटरेक्शन बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा इंटरेक्शन था, और उनका प्रॉब्लम्स बहुत आती थी उनको समझने का, उनके देखने का। और आप देखते हैं कि मैंने राजस्थानी थीम पे बहुत सारा किया, रचनाएं रची हैं। बिल्कुल। कि दिन में देखती थी, और तो उनका ऑब्जर्वेशन इतना अच्छे से मैं देखती थी कि शाम को जाके आई कैन डू अ स्केच फ्री हैंड बेस्ड ऑन पीपल आई हैव मेट। तो वो एक बात है। एक मुझे ध्यान है कि सूरतगढ़ में 2001 और 2002 में बहुत फैमिन आया था, अकाल आया था। और अकाल के वर्क्स देखते हुए दौरान मैंने एक महिला और बच्चे को देखा था, जो मैंने आके एक छोटा सा पीस उकारा था महिला और बच्चे का अकाल के बेस पे, एंड दैट हैड वन मी अ नेशनल अवार्ड लेटर इन दिल्ली। और बहुत सारे थीम्स मेरे प्रशासनिक जीवन से आए, महिलाओं के हैं, एनवायरनमेंट के हैं, बच्चों के हैं, नेचर के हैं। मैंने केरला में काम किया, बहुत सारे लैंडस्केप्स की जर्नी मेरी केरला में शुरू हुई थी। एक बात तो हमारा मन में अबार ही आ रही है, ताका मन में भी आई कहीं आई ना थोड़ी थोड़ी। तो हमारी मिली जुली मन की बात आ है कि इतनी सारी कलाकृतियां आपने बनाई है, जिस स्केच की आपने अभी बात भी की, तो क्यों ना कुछ कलाकृतियां देख लें। और मैं एक बात और बता दूं शिखाजी ताना, कुछ आपके लिए सरप्राइज है यहाँ। अब आप देखिए, आप अंदाजा कीजिए, और आप ही बाद में बताएंगे क्या है वो। तो फिलहाल हम नजर डालते हैं। आपके लिए एक छोटी सी सौगात अलबेलो राजस्थान का ये मंच लेकर आया है, आइए देखते हैं। तो ये अभी आप शायद पहचान तो आई गई। चेहरे पे ये मुस्कुराहट है, बहुत कुछ बयां कर रही है। किरण मैम, ये जो एग्जीबिशन है, और तत्कालीन हमारे राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल साहब को भी यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं हमें साफ तौर से। अब आपकी ज़बानी हम जानना चाहेंगे, ये जो हमने एक क्लिप एक सौगात की मानिंद आपके सामने लाने का प्रयास किया जी,
तो ये मेरी रिसेंट एग्जीबिशन है जो दिल्ली में बीकानेर हाउस में हुई अक्टूबर 24 से 29 तक मेरी 6 दिन का एग्जीबिशन था और उसमें हमारे पूर्व महामहिम राज्यपाल महोदय जी जो वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर में रहते हुए हमारे चेयरमैन भी थे, उन्होंने उसका उद्घाटन किया और बहुत अच्छा इसमें लोगों का फीडबैक आया और बहुत अच्छी गई। तो मैं समझती हूँ कि बहुत ही सक्सेसफुल एग्जीबिशन थी। तत्कालीन गवर्नर साहब ने आपको जब आपकी इन कृतियों के लिए सराहा, या यूं कहें कि जब एक कलाकार को सराहना मिल जाती है तो लगता है कि जीवन सफल है। बिल्कुल। तो मैं आप ही की जवानी जानना वो चाहूँगा, अनुभूति कैसी रही? मैं समझती हूँ मैं शुरुआत कला की कैसे हुई है उससे जानना चाहूँगी, जिसको आप कहते हैं कि वैलिडेशन चाहिए, एक एश्योरेंस चाहिए। मेरी बड़ी सिस्टर पेंट करती थी और मैं छोटी थी तो एक दिन वो मार्केट गई, वो ऑयल पेंटिंग करती थी। तो एज अ चाइल्ड मैंने सोचा चलो आज कुछ किया जाए। तो मैंने कैनवस पे नहीं किया, एक ऑयल शीट पेपर लेके मैंने एक कलाकृति बनाई, कुछ ब्रशेस कलर्स उनके लेके, और मुझे संभालने नहीं आते थे, मैंने वैसे ही छोड़ के आ गए। और जब वो मार्केट से आई तो बहुत ही जब देखा उन्होंने बहुत बिखरा हुआ था, बहुत नाराज हुई मेरे से। की डांट ने तो अच्छी तरह समझ सके है। हाँ, मैं तो समझ सकूँ। बहुत नाराज हुई तो उन्होंने पूछा ये किसने किया है? मैंने कहा वेरी शीपिशली मैंने बोला ये मैंने किया है। क्या बनाया? मैंने वो खोल के अपना दिखाया। इट वाज अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ऑफरिंग फ्लावर्स, अ ब्राइड। तो देखा, उन्होंने कहा अरे वाह ये तो बहुत अच्छा बना। और क्योंकि ऑयल पेंट था, गीला, तो उन्होंने ब्रश लेके उसके फेस स्ट्रोक्स किए। उनका ये थोड़ा सा कहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। इट वाज एश्योरेंस, आई वाज वेटिंग फॉर अ वेरी यस आई कैन डू इट, हिम्मत मिल गई। यस आई कैन डू इट जी। एंड दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माय आर्ट। वाओ। और उसके बाद माय फादर वाज वेरी एनकरेजिंग, उनको बहुत पसंद थी। तो आई स्टार्टेड पेंटिंग फॉर हिम कि उनको कौन सी अच्छी लगेगी जो मैं वो बनाऊं और जो ऑफिस में जाएगी। ऑफिस में लगाते थे। और धीरे धीरे मैं कला करती गई। तो एक बार हमारा तबादला हुआ जयपुर से बीकानेर। तो सामान इतना ज़्यादा पेंटिंग का, तो मधुकर जी ने कहा कि इतने सामान का क्या करोगे, इतना इकट्ठा। तो अपनी खुशी के लिए करती हूँ, अब क्या करना है मुझे नहीं मालूम, करती हूँ मैं, बस अपने लिए करती हूँ। चल एग्जीबिशन क्यों नहीं लगा देते? मैंने कहा सम टाइम यस मे बी। हम लोग बीकानेर पहुँचे और 25 नवंबर को हमारी एनिवर्सरी होती है। जो हाल ही में मनाई आपने। मैं अभी हाल ही यही कैलकुलेशन में लगी थी भाई। हाल ही में मनाई। तो ताज बॉम्बे में आर्ट गैलरी में उन्होंने 2 दिन का बुकिंग किया, मुंबई बॉम्बे। वाह। और उन्होंने कहा कि ये दिस इज माय गिफ्ट टू यू। वाओ। और आई टुक इट एज अ चैलेंज। अच्छा ओके 2 days। देखिए यहाँ एक बात मैं कहना चाहूंगा, बात महिलाओं की चल रही थी लेकिन पुरुष बाजी मार जाते हैं ऐसे। यस आते हैं। यू नीड अ फैमिली सपोर्ट, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, कि औरों के कारण भी बहुत कुछ हो जाता है। आप चाहे पेरेंट्स है, चाहे स्पाउस है, चाहे बच्चे हैं, सबका एक फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। और मैम वो बात एक कही भी तो जाती है ना कि जिंदगी उत्सव है, जिंदगी त्योहार है, अगर साथ आपके अपना परिवार है। और इस परिवार में बहुत सारा प्यार है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, देखिए बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा, वैसे तो कहा जाता है कि एक सफल पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ कहानी जरा सी और बढ़ चढ़कर दिखाई पड़ रही है कि एक सफल औरत के पीछे एक पुरुष का भी हाथ नजर आता है। मधुकर जी के लिए भी यहाँ मैं चाहूँगा, देखिए अल्टीमेटली जाना घर है तो उनके लिए भी बात होनी बहुत जरूरी है। लेकिन शिखा जी, अभी फिलहाल देखिए मुंबई आप गई, एग्जीबिशन आपने की, लेकिन उसके साथ साथ देश विदेश की कई यात्राएं भी रही जी। और यात्राएं भी अपने आप में ऐसी जो कि वो कहते हैं ना कि अविस्मरणीय, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। उनके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताएं ताकि दर्शकों को पता लगे, तो प्लीज़। नहीं ज़रूर। और ये बम्बई की एग्जीबिशन से ही सिलसिला शुरू हुआ। तो मुझे सेकंड इनविटेशन दिल्ली से आया कि हमने आपकी बहुत ही सक्सेसफुल एग्जीबिशन का सुना है और आपका शो स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं दिल्ली में। वाह। ऐसे ज़रूर जो पढ़ी आगे हैं, चल के हमारे पास वो ऑफर पढ़ी हैं। हाँ मैंने कहा मेरी पैक्ट पढ़ी हैं, आप करिए। के बाद तो दिल्ली किया
तब मुख्यमंत्री जी हमारे जो राजस्थान के थे, अशोक जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया और मेरी वेबसाइट की शुरुआत भी की और वहाँ से एग्जीबिशंस का सिलसिला शुरू हुआ, जिसका श्रेय मैं पूरा मधुकर जी को देना चाहती हूँ। वाह। और बच्चों की बहुत सपोर्ट रही, बच्चे मेरे बहुत आर्ट क्रिटिक भी रहे हैं और बच्चे भी वाह वाह वाह। और मेरे स्टूडियो में आ जाते थे, मामा घर में नहीं मिल रही तो वहाँ होगी, तो आ जाते थे और दे वांटेड टू पेंट ऑन द सेम कैनवस जहाँ मैं पेंट करती थी। Really? तो ऑयल होता है तो मैं दे देती थी फ्री में, मैं छोटा देती थी, नहीं लेते थे, उसी पे करना है तो चलो करो। एंड दे गॉट इनटू लिटिल आर्ट और एक क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड भी किरण हो जी, गया। कहीं कोई ऐसी क्रिएटिविटी भी निकल कर आई जिसमें आपकी पेंटिंग के साथ में आपके बच्चों की भी कला निखर आई हो? मैं यही पूछने वाला था, क्योंकि आप खुद इतनी खूबसूरत हैं, तो कभी मन नहीं किया कि खुद की खूबसूरती को भी कहीं तो उकेरा जाए, कहीं तो किसी कैनवस पे खुद को चित्रित किया जाए? कभी किया मैंने अभी हाल ही में वाटर कलर्स किया अपने बेटे के फोटोग्राफ के साथ, बेटी के साथ भी चारकोल में किया है। और जब वो 1.5 साल की थी, हम अफ्रीका में थी, तो मधुकर जी ने वो शूट किया हुआ था फोटोग्राफ मेरा और बिटिया का, उसको मैंने चारकोल में किया था माउंट आबू में एक कैंप में, और उसको एक अवार्ड भी मिला था। लास्ट मदर्स डे पे आई थिंक हुआ था। और अभी मैंने अपने बेटे के साथ वाटर कलर्स में अटेम्प्ट कर रही थी पोर्ट्रेट्स, वो मैंने किया। अच्छा शिखा जी, बातचीत के दौरान किरण मैम ने एक खूबसूरत बात बताई कि बच्चों ने जब कैनवास भी सेलेक्ट किया तो छोटा सेलेक्ट नहीं किया। तो मैं बता दूं, वो तो मम्मी पे ही गया ना कि सपने भी देखो तो छोटे नहीं बड़े, और कैनवास भी सेलेक्ट करो तो छोटा नहीं बड़ा। आपने भी बड़े सपने देखे, देश विदेश की यात्राएं उसके साथ शामिल रही, तो कोई ऐसी विदेशी यात्रा जो आपको याद आती है? क्योंकि लंदन, बिल्कुल मुझे विदेशों में जाने का बहुत ही अच्छा अवसर मिला। सबसे पहले तो फ्रांस का जो लूव म्यूजियम है, जो दुनिया का सबसे मोस्ट विजिटेड म्यूजियम कहा जाता है, पेरिस, उसमें 3 साल मुझे अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिला। 3 साल? 3 साल, एक बड़ा और 2016 में, 17 में और एक साल 2013 में शायद, उसमें किया मैंने। फिर बॉस्टन में हार्वर्ड आर्ट्स फेस्टिवल होता है, उसमें मुझे मौका मिला। लंदन में नेहरू सेंटर है हमारा कल्चरल सेंटर, उसमें मुझे एग्जीबिशन करने का मौका मिला। साथ ही साथ मुझे ईरान में, श्रीलंका में, कनाडा में और बहुत सारी इंटरनेशनल आर्ट रेजिडेंसीज में मुझे इनविटेशन आया। अभी हाल ही में मॉन्टीनेग्रो एक जगह है ईस्टर्न यूरोप में, वहाँ मैं अभी सितंबर में होकर आई हूँ, जो इंटरनेशनल शो था 35 आर्टिस्ट का। और मैं समझती हूँ आर्ट का कोई बैरियर नहीं होता, कोई बॉर्डर्स नहीं होते, एंड इट बिल्ड्स अप इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। कला तो अविरल होती है, क्या बिल्कुल जी। तो मैम एक बात और मैं यहाँ जानना चाहूँगा, क्योंकि आपका वो कहते हैं ना कि आपके व्यक्तित्व के पहलू इतने सारे हैं, आपने अलग अलग मंत्रालय के लिए भी काम किया है, जिसमें एक कौशल विकास मंत्रालय के लिए भी काम किया है। और फिलहाल 9, 10 और 11 दिसंबर को हम सब भी राइजिंग राजस्थान को देखने वाले हैं। और राइजिंग राजस्थान तो देखिए जिस तरह से उभर रहा है, यहाँ की चाहे कला की बात हम करें, यहाँ की कारीगरी की बात करें, तो पूरे कहते हैं कि देश विदेश से लोगों को बिल्कुल लुभाता है और कहता है कि आइए और निवेश कीजिए। सही तो कह रहे हो। रिप्लीट, राइज एंड रेस्पॉन्सिबल, ये है हमारा राजस्थान। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मैं समझती हूँ एक राजस्थान सरकार का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है राइजिंग राजस्थान का, क्योंकि हमारा डायस्पोरा इंडिया का मुझे देशों में जाने का मौका मिला, तो देखते हैं कि बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड डायस्पोरा है कई कंट्रीज में। और हम चाहते हैं कि राजस्थान की बहुत सारी विशेषताएं हैं। माइंस, एग्रीकल्चर तो है ही, माइंस में मैंने काम भी किया हुआ है। इंडस्ट्री के अलावा आपका और भी निवेश करने का बहुत सुनहरा मौका है। जैसे हमारे आर्ट्स हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, आर्किटेक्चर हैं, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग है, एनिमल हस्बेंड्री है, आप इंडस्ट्रीज़ हैं, स्टोन हैं, जिप्सम हैं, हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहां हम आगे बढ़ सकते हैं जी। और राजस्थान की ग्रोथ के लिए मैं समझती हूँ निवेश बहुत ही ज़रूरी है। और एक बात मैं यहाँ पे और शामिल करना चाहूँगा, बात अगर फिल्म इंडस्ट्री की हो,
तो Yes. पीके से लेके चाहे बजरंगी भाईजान, चाहे मुगले आजम, चाहे बजरंगी भाईजान, भाईजान। सभी जगह नजर आता है हमारा प्यारा राजस्थान। राजस्थान। तो देखिए फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी, निवेश के लिए बहुत जगह है, बहुत जरूरी इतने है, बहुत rich जगह है। और आपको अब तो locations आभा मिलती हैं। लागी कहीं बिल्कुल। फिल्म की शूटिंग अठई हो रही है। हाँ, लेकिन फिल्म की शूटिंग बाद में करचा, पहले अब जो ये शूटिंग चल रही है ना, ठीक है, बार हम बात कर लें। मैम एक बात और जानना चाहेंगे आपसे, आपको कुरुक्षेत्र हरियाणा सरकार से भी निमंत्रण मिला कि आइए हमारे लिए महोत्सव ऑर्गेनाइज कीजिए। तो जब आपको कहते हैं ना कि इस तरह का जब कुछ आप कृत कर देते हैं तो कैसा लगता है उसके बाद? क्योंकि वो कहते हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन कहीं तो वो लगता है ना कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ तो लोग मुझे जो इस तरीके से याद करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं समझती हूँ जहाँ कला करना भी इम्पोर्टेंट है, कला को मैनेज करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। बिल्कुल। कला को एक एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट की तरह अगर आप किया जाए, एक प्रोजेक्ट की तरह, तो आप देखते हैं कि बहुत ही सुखद एक्सपीरियंस। कला क्यों करते हैं? एक एक्सपीरियंस के लिए करते हैं, एक सुकून के सुखद लिए। एक्सपीरियंस के लिए करते हैं। तो एक एंजॉय करना कलाकारों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप यानी जो कहीं कहानी भी बुलाएं जुनून से performance के शुरू लिए। होती है वो सुकून पे खत्म सुकून पे होती है। खत्म Yes. होती क्या है। कहने, क्या बात और बताइए। वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर में जब मैं डायरेक्टर 3 साल अभी रही, तो देखा कि कोविड चल रहा था और कोविड के टाइम कलाकारों की हालत बहुत दयनीय थी, दयनीय थी, बिल्कुल। बहुत ही परफॉर्मिंग आर्टिस्ट की खास तौर पे। तो अब देखिए कि बहुत बहुत नवाचार करके उनको कैसे हेल्प की जाए, वेदर इट इज़ वर्क फ्रॉम होम, रिकॉर्डिंग करके परफॉर्मेंस देते थे, इंटरव्यूज़ करवाते थे, वर्कशॉप करवाते थे। तो एक कलाकारों को मदद करना, उनको समझना, उनकी ज़िंदगी में एक अच्छे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होते हैं। और वही मैंने कहा कि एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर जाएं। सहानुभूति से अगर देखें तो कलाकारों में बहुत दम है और बहुत टैलेंटेड है, और मैं समझती हूँ हम छा सकते हैं पूरे ग्लोबल लेवल पे। लेकिन अगर इसको- मोटिवेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आप मोटिवेट करते रहते हैं सबको। और राजस्थान में तो भरपूर आर्टिस्ट हैं, हमारी ट्रेडिशनल कलाएं हैं जिसको हमें संभाल कर रखना चाहिए और आगे पीढ़ी तक लेके जाना क्या चाहिए। बात है। तभी तो इसी मंच से एक बात मैंने कही थी कि प्रतिवारो परचम अशो लहरावे कि दुनिया गावे था की दास्तान, और मैं सागे सागे कहवा जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। मैम यहाँ पे आपसे हम जानना चाहेंगे, देखिए जब आप कुछ करते हैं, शिखा जी आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगी, तो कोई पीठ थपथपा देता है ना हमारी, तो हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया, अजहर, तो कुछ अवार्ड्स अच्छा आपको देख। मिले। हाँ हाँ, थैंक यू। अच्छा कर रहे हो है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, फ़ख्र हिंद का अवार्ड आपको मिलता है जी ग्लोबल वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड आपको मिलता है जी। उसके साथ साथ राजस्थान गौरव का अवार्ड मिलता है, और वो एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन दिल के करीब वो कौन सा अवार्ड है, या यूं कहूँ कि पहली बार कोई अवार्ड मिला और पहले अवार्ड से लेके वो जो एक पूरी 98 लिस्ट जो हम पूरी फहरिस्त देखते हैं उसमें जितने दिल के करीब आपके अवार्ड रहे, जिसने आपको बहुत हिम्मत दी, कौन कौन से अवार्ड है जो दिल के करीब आपके रहे? मैं समझती हूँ कोई भी आपके काम को, आपके कार्य को रिकग्नाइज करता है वही अवार्ड है। आप देखते हैं कि प्रशासनिक जीवन में भी लोग आपके काम से आपको पहचानते हैं। वाह। गंगानगर को छोड़े हुए आज कितने साल हो गए मुझे, जी। 2001 से मैंने छोड़ा, लेकिन शायद ही कोई ऐसा दिन है कोई कॉल नहीं आता या कोई संपर्क में नहीं रहता। गंगानगर हो, राजसमंद हो, उदयपुर हो, जोधपुर हो, जहाँ जहाँ आपने काम किया, और जब लोग आपको याद करते हैं, मैं समझती हूँ वही आपका रिवॉर्ड होता है। हाँ, क्या बात है। वही है। तो बाकी अवार्ड्स तो ठीक है, लोग एक काम के लिए, कला के लिए, कई फील्ड्स में करने के लिए आपको तो बड़े सरकारों शायर ने वो से, शेर कहा है, एनजीओ मैम। से, लोगों से मिलती बड़े है। बड़े शायर ने एक शेर कहा है कि लोगों के जहन में कुछ हम यूं आबाद रहें, लोगों के जहन में कुछ हम यूं आबाद रहें, अपने द्वारा किए गए कामों के जरिए उन्हें याद रहें। तो ये सबसे बड़ा अवार्ड जो आपने बताया है आज। और शिखा जी थे कहीं के बुचारे आओ, हाँ तने क्या पता चलो कि मैं देखो, मन की बात समझ लूं मैं तो। हाँ, अंतर्यामी भी हो गो हमारा भाई। किरण जी, एक बात हमारा मन में अब आ ही रही है कि मैं इतनी मोटिवेट हो रही हूँ आपकी बातों से, इतने सारे अवार्ड्स आपने लिए हैं, आप किसी भी यूथ के लिए, किसी भी महिला के लिए एक अच्छा मोटिवेशन है। नेतृत्व आपने किया है हर जगह, मैंने देखा ऐसी शख्सियत आप हैं जो हमेशा चैलेंजेस को ग्रहण करके उसे सरलता से निभाती चली गई हैं। तो चैलेंजेस हर किसी की लाइफ में आते हैं,
आज अगर हम यूथ की बात करें तो अपने करियर को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर इतने सारे चैलेंजेस वो देखते हैं और निराश हो जाते हैं, तो उनको मोटिवेट करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? क्या संदेश देना चाहेंगी आज आप इस मंच के माध्यम नहीं, से? मैं समझती हूँ सबके लिए, चाहे वो यूथ हो या बड़े लोग भी हों या करियर में भी हों, अपने गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करना चाहते हैं, और अपने आप को एक पर्सनल स्पेस रखनी अपने लिए, अपने एक्सप्रेशन के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। आप करियर कितना भी डिमांडिंग हो, लेकिन आपकी एक जो इंटरनल पर्सनल स्पेस है, शौक है, चाहे ट्रैवलिंग है, चाहे रीडिंग है, राइटिंग है, हॉबीज़ है, उस वक़्त लगता है कि शायद ये एक्स्ट्रा करिकुलर जिसको बोलते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर है, लेकिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो पूरे जीने के व्यक्तित्व का लिए, निर्माण करते हैं। आपकी होलिस्टिक पर्सनालिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। एक्सप्रेस करना भी उतना इम्पोर्टेंट है, और लोगों को लेकर चलना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। मैम, और करियर भी इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि घड़ियाल बाबू बार बार इशारा दे रहे हैं, लेकिन मैं तो पूछना जरूर चाहूंगा यहाँ पे। वो कहते हैं ना कि पढ़ो जिंदगी को तो महज एक किताब है, लेकिन समझो इसके मूल्य को तो ये जिंदगी एक खिताब है। आपकी जिंदगी भी किताब से खिताब तक बड़ी कमाल रही है। बहुत सारी किताबें भी आपने लिखी हैं, लेखन का आपको शौक रहा है, उन किताबों का भी जिक्र हो, थोड़ा सा हमें पता लगे। बिल्कुल, मैंने कला पे टाइम्स ऑफ इंडिया ने मेरी ट्रायोलॉजी निकाली हुई है, और बहुत सारा मैंने ट्रैवलॉग्स पे, एनवायरनमेंट इश्यूज़ पे, वुमेन इश्यूज़ पे बहुत लिखा है, और बहुत अच्छे से इट हैज़ बीन वेल रिसीव्ड आल्सो बाय पीपल। और पब्लिक पॉलिसी पे तो हम अक्सर काम करते ही हैं, और बिल्कुल हैंड्स ऑन भी रहते हैं और थ्योरेटिकल भी करते हैं। और बाहर एजुकेशन में जो हार्वर्ड में हम लोगों ने सीखा, कि लोग कहते हैं कि मिड करियर आप करके आए हो 2 साल यूएस में, तो इतना क्या था जो सीख कर आए हैं। मैं समझती हूँ जो भारत की एजुकेशन है और यूएस की एजुकेशन है, अप्रोच में बहुत अलग है। वहाँ बहुत ही एनालिटिकल होता है, एक सोचने के लिए आपको एजुकेशनल सिस्टम मजबूर करता है। तो आपने जो किताबें लिखी हैं, मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि वक्त इशारा दे रहा है बार बार, तो मैं आपसे जानना चाहूँ वो कौन सी किताब है जो आपके दिल के काफ़ी करीब है? क्योंकि एक किताब के लिए आपको बहुत अच्छा एक रिकॉग्नाइजेशन भी मिला है, अवार्ड भी मिला है, तो उसके बारे में बताएं। नहीं, यही मेरी कला पे मैंने लिखी हैं। रंगे राजस्थान भी शायद एक किताब उसमें रही है। राजस्थान में भी लिखी, महाराणा प्रताप पे मैंने एक किताब निकाली थी। जब महाराणा प्रताप और राजस्थान, जब मतलब राजस्थान के बहुत करीब रहा है इनका दिल। बिल्कुल रहा है। राजसमंद में मैं कलेक्टर थी, तो हमने वो प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ था राणा प्रताप जी का। अच्छा मैम, अब क्योंकि घड़ियाल बाबू ने पूरी तरह से इशारा दे दिया है, मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको बात में टोक रहा हूँ, लेकिन एक बात, वो कहते हैं ना कि इतना सब कुछ हम करते हैं, कलाकार भी हम हैं, और जब कभी मन करता है तो बस वो कैनवस और पेंट ब्रश लेके चित्रकारी आप करते हैं, लेकिन साथ ही साथ संगीत सुनने का भी शौक है। और मैंने जो सुना है, क्योंकि वैसे तो जीवन के अंतिम आनंद जो हैं वो मधुकर जी रहे हैं, लेकिन देवानंद जी की भी आप बहुत फैन रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। आज जानना तो जरूरी बात है। बिल्कुल पसंद है। देवानंद जी बहुत ही अच्छे एक्टर रहे हैं, हमारे बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं, और मुझे ध्यान आता है उनकी फिल्म का 3 देवियाँ, जो बहुत ही उनका पेपी म्यूजिक सबको आई थिंक बहुत ही अच्छा। मैम, अभी मैं क्या कहना चाहता हूँ, शिखा जी थे भी कहना चाह रहे हो, वो भी बाकी रह गई। नहीं, कहना बाकी है, हमारे भी मन में आ रही है। देखो बिया तो थाके भी आ रही है, लेकिन मैं कहती हूँ बाहर तो देखो क्या कहते हैं, वो एक गीत है कि अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। आज तो घड़ी ने इशारा दिया, वरना हमारा तो बहुत मन है कि लगातार आपको सुनते रहें। और जो सदाबहार सितारे यानी कि हमारे देवानंद साहब, उनकी कल पुण्यतिथि भी थी 3 दिसंबर को, लेकिन वो तो हमेशा अमर है ना, कलाकार अपने काम से अमर है, अपने काम से अमर है। तो आज उनका वो गीत सुन लेते हैं, और जो हमारा मन कह रहा है आपसे, और दर्शकों से भी हम अभी विदा लेना चाहेंगे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आज आप इस मंच पे आए, क्या खूबसूरत यादें आपने अपनी साझा की हमारे साथ। और फिलहाल वो गीत अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। चलते चलते सुनते हैं ये मीठा सा गीत।